हाँ, तो हम लोग जो है आपको ये बता रहे थे कि दवाइयों के इंटरेक्शन के साथ तो एमॉक्स क्लैब, देखिए एक चीज तो कुछ चीजें ना ये एकदम आपके इसमें होना चाहिए, क्या कहते हैं, आपके रिफ्लेक्स में होना चाहिए कि अगर पेशेंट वारफरीन पे है, पेशेंट जो है अगर वारफरीन पे, 1 मिनट क्यों है सर, मतलब अगर ब्लड थिनर पे है, हार्ट पेशेंट है, हार्ट की दवाइयां ले रही है या मीथोट्रेक्सेट ले रहा है, तो इसमें जो है बहुत दिक्कत आती है। देखिए जो एमॉक्सिसिलिन या मॉक्सविक सीबी का ना जिन जिन दवाइयों से इंटरेक्शन है, मतलब कि जिन जिन दवाइयों के साथ उसका, देखिए इंटरेक्शन और रिएक्शन में डिफरेंस होता है। एक रिएक्शन होता है कि जिसको अगर वो दोनों दवाई को दे दीजिएगा तो बहुत हानिकारक प्रभाव हो जाएगा। एक इंटरेक्शन होता है कि अगर उन दोनों को दे दीजिएगा तो उसके इफेक्ट को या तो बढ़ा देगा या घटा देगा। तो ये जो है इफेक्ट को, वारफरीन के इफेक्ट को अगर ऊपर नीचे कुछ भी करता है तो बहुत थीन रेंज में हमें वारफरीन का पीटीआईएनआर मेंटेन रखना पड़ता है। वैसा ही प्रोबिनीसाइड का है। फिर यूरिक एसिड का भी एक रेंज में हमें मेंटेन करना पड़ता है, जिसके लिए आप जैलोरिक टैबलेट देते हैं। तो एलोपेरिनॉल या जैलोरिक टैबलेट अगर दे रहे हैं तो मॉक्सविक सीबी हमें ये देख के देना है कि हो सकता है कि उसकी यूरिक एसिड बढ़े। तीसरा एक सबसे बड़ी बात आती है कि किन किन बीमारी कंडीशन में इसे सावधानी पूर्वक देना है। तो पहला तो अगर लूज मोशन हो रहा है तो लूज मोशन में, जैसे मैं आपको इसके पहले ही बोला कि मेरा ये पसंदीदा एंटीबायोटिक्स नहीं है, क्योंकि लूज मोशन या पेट के इन्फेक्शन में सेफ्ट्राक्सोन, सेफिक्सिम, ओफ्लॉक्सासिन, ऑर्निडाजोल, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, टीनिडाजोल, ये इसमें जाना चाहिए, क्योंकि ये लूज मोशन में ही अपने पेट से निकल जाता है। दूसरा कि अगर किसी को भी लीवर या किडनी डिजीज है, किसी भी बीमारी में अगर पेशेंट को लीवर और किडनी की अगर दिक्कत है तो हमें इसका बहुत ये देखना पड़ता है, क्योंकि ये हमारे ड्रग क्लियरेंस को हैम्पर करता है। तो आप इतना समझ लीजिए कि अगर किसी का बिलिरुबिन 3, 3.5 के आसपास है, इसमें 2.5 से 3 लिखा हुआ है, लेकिन 3.5, 4, 5 है बिलिरुबिन उसको, और अगर किसी की यूरिया 100 से ऊपर है, क्रेटिनिन 3.5, 4, 5 है, तो हमें एमॉक्सिसिलिन उसको संभाल करके देना है। ठीक है। और एक सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बोला कि दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला जो है एंटीबायोटिक ये है, और ये गर्भवती महिलाओं को और स्तनपान कराने वाली महिलाओं में भी ये सुरक्षित है, मतलब हम इसे प्रेगनेंसी में दे सकते हैं। एक यही ऐसा एंटीबायोटिक है जिसको हम लोग थोड़ा सेफली प्रेगनेंसी में दे सकते हैं। अगर किसी को सीवियर किडनी डिजीज या सीवियर लीवर डिजीज है तो हमें उसको बहुत ही सावधानी पूर्वक एमॉक्सिसिलिन, मतलब मॉक्सविक सीबी 625 mg देना है। लेकिन ये गर्भवती महिला और स्तनपान कराने वाली महिलाओं में भी सुरक्षित है। इसका पैकिंग जो है जैसे कि 10 का एक पैकिंग है, मतलब 1x10x10 का पैकिंग आता है। आलू वालू पैक बोलते हैं, जो ऐसा जैसे एक देखते हैं एक कागज की तरह वाले में पैकिंग रहता है, प्लास्टिक पैकिंग नहीं। इसके बाद जो है इसका जो अदर ब्रांड के साथ प्राइस कंपैरिजन है, वो प्राइस कंपैरिजन ये है, क्लेवाम ये सब 200 रुपए से ऊपर आता है, 201 रुपया। आइए ये भी ध्यान रखिएगा, क्लेवाम पहले 300-400 रुपए का था। इस दवा पे प्राइस की कैपिंग है, सरकार इसका एक मैक्सिमम कॉस्ट लिमिट रखा है। हमारे हिंदुस्तान में 338 या कुछ या 328 दवाओं पे एक बार प्राइस कैपिंग लगा था, और अभी हर बार 200-300 दवाइयों का लिस्ट आते रहता है जिसमें प्राइस की कैपिंग होती है। तो ये एमॉक्सिसिलिन क्लेवुलेनिक एसिड कैप्ड मेडिसिन है, मतलब कोई चाह करके भी इसे 102 रुपया से या 101 रुपया 66 पैसा या इससे ज्यादा कीमत नहीं रख सकता है। वरना पहले इसकी एक ब्रांड आती थी ऑगमेंटेन 540 रुपया में, आज से ठीक साल पहले 2002 में 54 रुपए की एक गोली। सोचो कि 20 साल पहले उस 54 रुपए का कितना वैल्यू होगा, 540 रुपए में 20 साल पहले। लेकिन ये इतना यूज होता है कि इसको कैप करते हैं, मतलब सरकार ने इसको कैपिंग लगा रखी है कि इसका प्राइस कोई भी आदमी 202 रुपया से ऊपर नहीं रख पाएगा। ठीक है।
अब आइए तीसरा सबसे कॉमन यूज होने वाला ड्रग टेलीपेन डीएसआर। अच्छा, टेलीपेन डीएसआर के बारे में आपको एक बात बताना चाहेंगे कि अगर कहीं किसी को ये फीडबैक आता है कि मरीज कि भलो ये मरीज पे कम असर कर रहा है, तो 200% निश्चिंत रहिए, ये कम असर नहीं कर रहा है। कुछ लोगों को गैस की ही इतनी सीवियर दिक्कत है कि इसको दोनों टाइम देने के बाद भी असर नहीं होता है। जैसे कभी कभी मेरा ही स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ जाता है। मुझे खुद याद है कि जब एमडी फाइनल ईयर का मैं एग्जाम दे रहा था, तो पेंटॉप डीएसआर दोनों टाइम लेता था, उसके बाद भी असर नहीं करता था। तो ये डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि किस आपको जिसको आप दवा दे रहे हैं उसको कितना सीवियर ये है। अगर ये असर नहीं करता है, तब इसके साथ कोई एनेस्थेटिक एंटासिड देंगे, नॉर्मल एंटासिड नहीं। जो कि अब कंपनी में आ गया है वीकेंड जेल। पहले था जो मैं म्यूकेन जेल लिखता था ना, ये उसी का वीकेंड जेल आया है। सेम कॉम्बिनेशन ऑक्सीटाकेन और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और ड्राइड एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड ये दोनों तो इसमें जेलुसेल डाइजीनेसम में था, उससे एक कदम आगे आया ऑक्सीटाकेन आया है। तो ये इसके साथ आप दे सकते हैं, पर इसके साथ वीकेंड जेल के साथ ये है कि इसको खाली पेट देना है और इसको खाने के बाद 1 घंटा के बाद ही कोई दवाई लेना है, और इसके खाने से 1 घंटा पहले कोई दवाई नहीं लेना है, वरना वो सारा दवाई को ये पेट में असर कम कर देगा। ये म्यूकेन जेल या वीकेंड जेल जो संस्था की दवा है। अब आ जाइए टेलीपेन डीएसआर। ये पेंटोप्राजोल सोडियम है, इसमें सॉल्ट, इसमें सोडियम इसी के साथ 40 mg और डोमपेरिडोन एसआर है, सस्टेन्ड रिलीज है। एक कॉम्बिनेशन बीच में खूब चला था जिसमें 10 mg डोमपेरिडोन इंस्टेंट रिलीज था और 20 mg सस्टेन्ड रिलीज था, लेकिन वो कॉम्बिनेशन अब बहुत प्रभावकारी नहीं माना जाता है। तो मेडिकल साइंस में ऐसा चलते रहता है कि कभी कोई दवाई के बारे में सारे जर्नल्स में आएगा कि ये दवा बहुत प्रभावकारी है, 10 साल के बाद आ जाएगा जी इसका कोई प्रभाव नहीं है। ये मेडिकल साइंस का ये बहुत बड़ा एगोनी है कि हम जिसे आज दे रहे हैं कल वो देने लायक होगा या नहीं, या आज हम जिसको बेकार समझ करके हटा दिए हैं कि नहीं ये चीजें ठीक नहीं है, इसका कम असर होता है, 20 साल के बाद नया रिजल्ट आएगा, बताएगा वो चीजें सबसे ज्यादा प्रभावकारी है। तो ये मेडिकल साइंस में चलता है। तो पहले इसमें डोमपेरिडोन 10 mg इंस्टेंट रिलीज और 20 mg सस्टेन्ड रिलीज जाता था। अब लेकिन सब स्टैंडर्ड कंपनियां पेंटॉप डीएस और ये सारे दूसरा इसमें जो एक तो जो पेंटोप्राजोल है ये H1 ब्लॉकर है, प्रोटोन पंप इनहिबिटर ग्रुप में आता है, पीपीआई शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। वो चलिए इसमें जो पहला मॉलिक्यूल जो पेंटोप्राजोल है वो शरीर में एसिड, पेट में एसिड बनने से रोकता है, एसिड कम बनेगा गैस कम बनेगा, यही उसका काम है। अब आइए जो डोमपेरिडोन है, इसको आप लोग कम जानते होंगे, ये प्रोकाइनेटिक ग्रुप का ड्रग्स है। ये क्या करता है, आंतों की गति को बढ़ाता है। आंत में एक हमेशा कांस्टेंट गति रहती है, जैसे हम लोग भले सो जाते हैं लेकिन जैसे उसको क्या बोलते हैं केचुआ या जोंक जैसे चलते रहता है ना, जैसे सिकुड़ सिकुड़ कर, वैसा ही आंतों में गति होती है। तो आंत मुंह वैसे चलते रहता है रात दिन, दिन रात आंत नहीं रुकता है, वरना आंत रुक जाएगा ना तो रात में जो रोटी खा करके सोई। अब मेरी आवाज आ रही है? गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। गुड आफ्टरनून सर। मेरी आवाज आ रही है? मेरा वीडियो आ रहा है? सर यस सर आ रही है। चलिए ये आज पहला ही कोर्स है, सॉरी पहला क्लास है कोर्स 2 का। आज हम आपको 4 दवाइयां बताएंगे, ठीक है? 4 मेडिसिन का डिटेल्स बताएंगे, उसका इंट्रैक्शन बताएंगे, कब देना है, कहाँ देना है, और उसके साथ जो और दवाइयां चल रही है उससे उसका क्या रिएक्शंस हो सकते हैं, ठीक है? क्योंकि 4 दवाइयां मैं आपको बताऊंगा। एक जिसपे कि सबसे ज्यादा सवाल आता है कि सर आईजी विकफोर्ट कोलोस्ट्रम क्या है, कहाँ इस्तेमाल करना है। एक दूसरा है मॉक्सविक सीबी 625 mg, जो दुनिया का सबसे सेफ एंटीबायोटिक एमॉक्सिसिलिन और क्लेवोलेनिक एसिड है। तीसरा सबसे जो है ज्यादा यूज करने वाली गैस की दवा है टेलीपेन डीएसआर। और चौथा विटाविक जी प्लस, ये जिनसेंग के साथ मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट एंड जिनसेंग है। देखिए आईजी विकफोर्ट ये कैप्सूल के फॉर्म में आता है। सभी लोगों के पास आईजी विकफोर्ट पहुंच गया है?
सारे लोगों के पास है। इसमें क्लोस्ट्रम होता है 500 जी mg। सर। क्या कोई ऐसा है जिनके पास नहीं पहुंचा हो? इसमें क्लोस्ट्रम होता है सबके 5। पास पहुंचा है सर। क्या? आपकी आवाज सबके नहीं। पास पहुंचा है। सबके पास पहुंचा हुआ है, ठीक है। देखिए आईजी विक फोर्ट जो है ना, ये एक नेचुरल प्रोडक्ट है और ये मिल्क प्रोडक्ट है। इसमें क्लोस्ट्रम होता है। क्लोस्ट्रम कहते हैं कि जो प्रसव के बाद, ये चाहे वो महिला प्रसव दें या गाय के प्रसव के बाद, जो शुरू का 3 से 4 दिन 5 दिन का जो दूध होता है, उसमें वो पीला गाढ़ा दूध होता है, उसको क्लोस्ट्रम कहते हैं। पूरा भारत सरकार भी इस पे बहुत मतलब जोर देती है कि शुरू का 3-4 दिन का दूध जरूर पिलाया जाए बच्चों को। और बहुत सारे जगह पे जहाँ पे गाय का जो शुरू का 3-4 दिन का दूध होता है, उसको लगभग पूरे गांव में बांटा जाता है। कई जगह उसको खिरसा कहते हैं, कई जगह उनको फानूस पेनिस कुछ ऐसे बोलते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा इम्यूनोग्लोबुलिन होता है, बहुत जो है, और बहुत हाई क्वालिटी ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन होता है। और जो क्लोस्ट्रम है उसमें बायोलॉजिकली एक्टिव मॉलिक्यूल होते हैं, जो शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बहुत बढ़ाता है। और इसके साथ इसमें एंटीबॉडीज पहले से होते हैं, जैसे आईजीजी, आईजीएम और इम्यूनोग्लोबुलिन होते हैं, और एंजाइम्स होते हैं। इंडिया में इसका इस्तेमाल कम होता है। सारे यूरोपियन कंट्री और सारा जितना अमेरिका, यूरोप, ब्रिटेन और जितना भी मतलब डेवलप्ड वर्ल्ड है, वेस्टर्न वर्ल्ड है, उसमें इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। अब आइए कि इसका प्रयोग और किस किस चीजों में होता है। तो एक तो देखिए, ये हमारे इम्यूनिटी प्रतिरक्षा प्रणाली को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है, और इसमें एनर्जी भी बहुत लेवल होता है, एनर्जी भी इसमें बहुत ज्यादा होता है। और एक चीज इसमें होता है कि जो इम्यूनोग्लोबुलिन होता है ना क्लोस्ट्रम में, जब शुरू में कोई भी नवजात शिशु हो, चाहे वो बछड़ा हो या नवजात शिशु हो, उसके जीआई ट्रैक्ट, पूरा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को, ये पाचन तंत्र को बहुत ज्यादा से इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। क्योंकि हम जो खाना खाते हैं, देखते हैं हम लोग, कोई भी सेब है, केला तो छिलके खाते हैं, लेकिन सेब हुआ, पपीता हुआ, ये जो भी चीज है उसको कच्चा खा लेते हैं। उसमें बहुत ज्यादा ऊपर बैक्टीरिया होता है, लेकिन फिर भी हम में से 99% लोगों को कोई इन्फेक्शन नहीं होता है। वो इसलिए कि हमारा पूरा जीआई ट्रैक्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ टू एनस, मतलब मुंह से लेकर के गुदा द्वार तक, पूरा मल द्वार तक, ये इम्यून होता है। इसमें इतना जल्दी इन्फेक्शन लगता नहीं, क्योंकि इसमें हम बाहर से पानी पीते हैं, बाहर से खाना, पिज्जा, बर्गर, रोटी, चावल खाते हैं। और इसके इम्यूनिटी में बहुत ज्यादा सहायक होता है कोलेस्ट्रॉल, इसलिए पाचन तंत्र को सहायता ये प्रदान करता है। दूसरा है क्या कि कोलेस्ट्रॉल में जो हार्मोन्स है, एंजाइम्स हैं, ये हमारे स्किन को, त्वचा को पुनर्जीवित करता है। मतलब ये स्किन को जल्दी से, जैसे हमारा ये डेड टिश्यू रोज हटता है और इसके जगह नया त्वचा, नया स्किन आता है, तो जिसको बोलते हैं ना कि चेहरे पे पानी लाना, त्वचा में चमक लाना, ये उसका काम है। दूसरा प्रतिरक्षा को तो बहुत ज्यादा बढ़ाता है। क्लोस्ट्रम जो है स्पेशली खिलाड़ियों में स्टेमिना बहुत बढ़ाता है, दौड़ने की क्षमता, ये एक्चुअली हर चीज को बढ़ाता है। और शरीर में अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर दोनों का शिकायत है, सॉरी लो ब्लड शुगर का, मतलब उसको हाइपरग्लाइसेमिया, हाइपोग्लाइसेमिया दोनों में कोई दिक्कत है, स्पेशली चीनी वाली बीमारियों को, तो उसके ब्लड शुगर को एक स्थिरता देता है। मतलब ये अगर एक कैप्सूल रोज लिया जाए, तो ये शुगर को बहुत तेजी से नहीं बढ़ने देता है, ना बहुत तेजी से घटने देता है। जबकि ये शुगर की दवा नहीं है, याद रखिएगा, ये डायबिटीज की दवा नहीं है। लेकिन इसके बाद, उसके बाद आंत्र सूजन, आंत्र सूजन कहते हैं कि जो हमारे इसमें स्टमक में, वो स्टमक बोल रहा है, पूरा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, तो आंत्र सूजन जो होता है क्या कि पेट में सूजन होने लगता है, तो उस पेट के सूजन को ये कम करता है, क्योंकि इसमें इम्यूनोग्लोबुलिन है, एंटीबॉडीज, और ये पैसिव इम्यूनिटी देता है। तो देखिए इम्यूनिटी दो तरह की होती है, एक एक्टिव इम्यूनिटी और एक पैसिव इम्यूनिटी। एमबीबीएस फर्स्ट ईयर का ये क्वेश्चन आता है फिजियोलॉजी में, कि एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में जो हम लोग पढ़ाते हैं कि पैसिव इम्यूनिटी का मतलब, पैसिव कोई चीज का मतलब होता है ना कि आपको वो आराम से मिल गया, उसके लिए आपको कुछ करना ना पड़ा। और एक्टिव इम्यूनिटी उसे बोलते हैं जिसके लिए आपको कुछ करना पड़ता है।
एक्टिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है कि हमारे शरीर में कोई बैक्टीरिया वायरस घुसा तो उसके खिलाफ जो इम्यूनिटी डेवलप होती है वो एक्टिव इम्यूनिटी है। और अगर हम क्लोस्ट्रम या और भी मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल, जिनसेंग, ये सब जैसी चीजें अगर लेते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स लेते हैं, तो ये होता है कि ये हमारे शरीर में तो अंदर गया और ये अपने आप इम्यूनिटी दिया। इसके लिए बैक्टीरिया वायरस को अंदर जाने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात है ये कि जैसा ये है शारीरिक क्षमता को बढ़ाता है। अब जो है ये देखिए कि इसको किस बीमारी में देना है। तो जो बाहर में, हिंदुस्तान से बाहर जो विदेशों में है, कि इसे हर बीमारी में लगभग दिया जाता है। क्योंकि जो भी बीमारी, देखिए हर एक बीमारी में एक बात तो पक्का है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, वायरल इन्फेक्शन हो, फंगल इन्फेक्शन हो। जैसा कि हमने आपको कोर्स 1 में पढ़ाया था कि कितने तरह के इन्फेक्शन हो सकते हैं, कैसे ये होता है। तो इन्फेक्शन अगर कोई भी हो, तो इसमें है क्या कि हमारी शरीर उससे लड़ते हैं, हमारा शरीर उससे लड़ना शुरू कर देता है, इम्यूनोग्लोबुलिन बनाना शुरू कर देता है, एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देता है, बहुत सारा टी सेल बनता है, बी सेल बनता है। ये लिम्फोसाइट्स है जो फाइटर है शरीर का अपना सैनिक होता है, जो कि ब्लड में, खून में वो दौड़ता रहता है वो सैनिक, टी सेल के रूप में, बी सेल के रूप में। तो तो पैसिव इम्यूनिटी और एक्टिव इम्यूनिटी, ये दो चीज मैंने बताया। आपको बताया कि बी सेल और टी सेल, ये जो है हमें इम्यूनिटी प्रदान करता है। तो अगर कोई भी बीमारी हो उसमें आईजी विकफोर्ट दे सकते हैं। और ये एंटीबायोटिक के साथ देने पे कई रिसर्च कहते हैं कि एंटीबायोटिक के ताकत को ये दुगुना कर देता है। आप कोई एंटीबायोटिक दे, क्योंकि देखिए एंटीबायोटिक आप बाहर से दे रहे हैं बैक्टीरिया को मारने के लिए, या एंटीवायरल दे रहे हैं बाहर से वायरस को मारने के लिए, और एंटी फंगल दे रहे हैं बाहर से फंगस इन्फेक्शन को मारने के लिए, एंटी प्रोटोजोल दे रहे हैं जो प्रोटोजोल इन्फेक्शन है उसको मारने के लिए। तो लेकिन आप जो बाहर से चीजें देते हैं वो कितना असर करेगा, ये डिपेंड, पूरा का पूरा डिपेंड करता है कि शरीर में खुद लड़ने वाले सैनिक कैसे हैं। ठीक है, तो एक बात याद रखिए कि एंटीबायोटिक्स की क्षमता को ये दुगना करता है। कोई भी कमजोर रोगी हो, शारीरिक क्षमता दुर्बलता जिसको हो, जिसको बार बार इन्फेक्शन हो जा रहा हो, उसको बिना किसी इन्फेक्शन का भी आईजी विकफोर्ट दिया जा सकता है और देना चाहिए। और दूसरा बात है कि ये रिसर्च में देखा गया है कि अगर हम आईजी विकफोर्ट को इस्तेमाल करते हैं, तो अगर कोई बीमारी 7 दिन में या 8 दिन में किसी एंटीबायोटिक से ठीक हो रहा है, इसके बाद जो है जिनका भी है कि अगर ये रिसर्च में देखा गया है कि अगर किनको 7 दिन 8 दिन में अगर कोई बीमारी ठीक हो रहा है, तो इसे अगर आईजी विकफोर्ट के साथ दे रहे हैं तो उसको 30 से 40% रिकवरी टाइम को कम करता है। और ये सभी, और इस स्पेशली इसको जैसे टाइफाइड में, टीबी में, कैंसर में, जितना क्रोनिक डिजीज में है, डायबिटीज में, ये सब में इसको लंबे टाइम तक देना चाहिए। और कोई भी, जैसे मैं बताया, बैक्टीरियल, फंगल, पैरासाइटिक कोई इन्फेक्शन हो, आप उसमें इसका यूज कर सकते हैं एज ए एडजुवेंट की तरह। आंतों के सूजन में लाभदायक होगा ही, क्योंकि मैं बताया कि इसमें जो इम्यूनोग्लोबुलिन और एंटीबॉडीज पाए जाते हैं वो पूरा आंत को ऊपर से लेके नीचे तक इसके एक कोटिंग बनाता है और उसकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। शरीर में अगर कोई घाव है तो जाहिर सी बात है कि उस पर इन्फेक्शन लग रहा होगा, कुछ होगा, उसको ठीक करता है बहुत जल्दी से। इसके बाद डायरिया, आंत का जितना भी बीमारी है, जैसे डायरिया, किसी को लूज मोशन बार बार होता है, पेट में बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, उसमें ये काम आएगा। क्रोन्स डिजीज होता है, ये इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज जो है, क्रोन्स डिजीज है जिसमें कि आंतों का सूजन होता है, बहुत क्रोनिक डिजीज है, जल्दी ठीक नहीं होता और जल्दी पकड़ में भी नहीं आता है। हम डॉक्टर उसको खूब ओफ्लॉक्सासिन, ऑर्निडाजोल, मेट्रोनिडाजोल, सिफेक्सिम, अलग अलग ग्रुप का एंटीबायोटिक्स दे दे करके, रिफैम्पेसिन, तरह तरह का एंटीबायोटिक्स देकर हम लोग उसमें परेशान रहते हैं रियली। और तब लेकिन जो है वो पता चलता है कि वो आंतों का इन्फ्लेमेशन है। इन्फ्लेमेशन मतलब उसमें सूजन है। तो आंतों के सूजन में, ये क्रोन्स डिजीज में, या आप इसको देंगे तो ये बहुत फायदा करेगा। अब इसका खुराक जो है ना, इसको दिन में 2 बार देना चाहिए। ठीक है, ये 2 बार को भी ओडी लिख दिया। दिन में 2 बार आप 10 से 20 दिन के लिए ये आईजी विकफोर्ट कैप्सूल आप दे सकते हैं। और उसके बाद अगर किसी के पास पैसा है, अफोर्डेबिलिटी है, क्योंकि गांव में हम, आपको भी मालूम है, आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, मुझसे ज्यादा अनुभव होगा,
कि गांव में एक आर्थिक स्थिति का भी जो है बड़ा ये रहता है। तो जिनके पास अफोर्डेबिलिटी है, जो खा सकते हैं, वो तो दोनों टाइम खाएं, 15 दिन, 1 महीना, 10 दिन, जितना दिन इसको खाएं बेहतर ही बात है। क्योंकि आप ये सोचिए कि जहाँ जिसको खिरसा बोलते हैं या जिसको फाइनेंस बोलते हैं, वो तो जितना मिले रोज दूध जैसे रोज खाना चाहिए वैसे ये रोज खाएं, तो नुकसान तो है नहीं, फायदा ही फायदा है। लेकिन जिनके पास नहीं है ज्यादा इकोनॉमिक का साधन, आर्थिक स्थिति अगर वैसी नहीं है, तो इसको 10 दिन तक 2 बार ले, फिर उसके बाद 20 दिन तक 1 बार लेकर के अपना 1 महीने का कोर्स पूरा करें। अब आ जाइए कि चाहिए किसको नहीं देना है। पहला बात तो देखिए कि इसका कोई साइड इफेक्ट है नहीं, लेकिन जिस तरीके से हर दवा का एक साइड इफेक्ट होता है, उसको बोलते हैं कि मतलब गैस का प्रॉब्लम होना और मिचली आना। ये आप कोई भी दवा लेंगे ना, ये रियली बात है। लोग खाना खाते हैं उससे गैस बनता है। जो हम लोग से आप लोगों से गैस दिखाने आता है, उसको गैस क्या चीज से बन रहा है? खाना खाने से। कुछ लोग तो बिना खाना खाए पानी पिए बोलता है पेट हमारा इतना डफा रहता है, फूला रहता है। तो आप कुछ भी खाएंगे तो उससे गैस बनेगा। गैस केवल एक ही गोली से नहीं बनता है, वो है गैस की गोली। गैस की दवा से ही गैस नहीं बनती है, नहीं तो बनती है। तो ये दूध में अच्छा एक बात है, कुछ लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है, मिल्क लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है। कई लोगों को केजिन प्रोटीन जो दूध में पाया जाता है उससे एलर्जी होती है, पर ये बहुत रेयर डिजीजेज है। लेकिन मुझे पढ़ाना है आपको सारी चीजें, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ जिनको दूध से एलर्जी हो। ऐसे वो दूध से एलर्जी नहीं कि सर हम दूध पीते हैं तब मेरा पेट फूल जाता है या मेरा पेट झड़ जाता है, ये एलर्जी नहीं है। आप में लैक्टेज एंजाइम का कमी है, लैक्टोज नहीं पच रहा है, ठीक है। वो नहीं, जिनको होता है दूध से एकदम सीवियर एलर्जी, को दूध पी लेगा तो पूरा शरीर नोचने लगेगा, पूरे शरीर में दाना होने लगेगा, घाव हो जाएगा, सांस लेने में दिक्कत होगी, ऐसे पेशेंट को ये नहीं देना। और साइड इफेक्ट में गैस होना और मितली आना। अब आ जाइए कि दूसरे ब्रांड से इसका कीमत का जो है ये करना। ये जो संस्था लाई है ये 170 रुपया का 10 कैप्सूल्स है। दूसरा ब्रांड जो है आईजी विकफोर्ट ही लिख दिया है, ये आईजी फोर्ट है इसका दूसरा ब्रांड, ये गलत छपा हुआ है। आईजी फोर्ट जो कि 300 रुपये पत्ता आता है, लगभग 40-50% ये कम एमआरपी में 30-40% लगभग आधे दाम पे गांव में इसको उपलब्ध कराया गया, क्योंकि इसकी कॉस्टिंग ज्यादा होती है, ये किसी केमिकल से बनता नहीं है। इसके लिए जो गाय का बछड़ा देने के बाद शुरू का 3-4 दिन का दूध होता है वो चाहिए, फिर बहुत कंपैरिजन में कम रखा गया। तो इसको गांव के लोगों का जो है ना, गांव के लोगों की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए इसके दाम को बहुत कम किया गया है। अब आइए दूसरा दवा जो है ये आईजी विकफोर्ट के बारे में। अच्छा, आप लोगों के मन में जो भी सवाल आ रहा है ना, उसको आप एक काम करें कि उन सभी सवालों को अभी आप लिखते जाएं, ठीक है। इन सभी सवालों को, आवाज नहीं आ रही है मेरी क्या? ये दुनिया का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला एंटीबायोटिक, एमॉक्सिसिलिन और प्लस क्लेवुलिनिक एसिड। मॉक्सविक सीबी 625 के नाम से ये संस्था से लाती है। आप सभी लोगों से आग्रह है कि आप लोग मॉक्सविक सीबी 625 mg को ही जितना ज्यादा निकालें, जितना ज्यादा बेचें, क्योंकि इससे संस्था को भी पैसे मिलती है और इसी से संस्था चलती है। क्योंकि और संस्था का कोई उपाय तो है नहीं, बस मेडिसिन में। क्योंकि जो डॉक्टर को आप लोग 100 रुपया 150 रुपया फीस देते हैं, उससे डॉक्टर रिटेन नहीं होते हैं, ठीक है। क्योंकि आप जिनको 100 रुपया फीस, अब देखिए ये मॉक्सविक सीबी 625 mg जो है, ये मॉक्सविक सीबी 625 mg अभी दुनिया में चलने वाला सबसे मोस्ट कॉमन एंटीबायोटिक है, ठीक है, जो एकदम सबसे ज्यादा लिखा जाता है। इसका कई कारण है, क्योंकि ये सबसे सेफ माना जाता है। और इसमें एमॉक्सिसिलिन 500 mg और क्लेवुलिनिक एसिड 125 mg है, ये दोनों को मिलाकर के इसीलिए 625 mg इसे कहा जाता है। और एमॉक्सिसिलिन जो है ये बीटा लैक्टेमेज, ये पहला बात है कि पेनिसिलिन ग्रुप का एंटीबायोटिक है। तो जिसको भी पेनिसिलिन ग्रुप के एंटीबायोटिक से रिएक्शन आता होगा उस आदमी को ये नहीं देना है। और जिसे कभी पेनिसिलिन, पेनेडुरा ये सब से कभी रिएक्शन आया है तो उसे पहले पूछ लेना है, तभी ये दवा देना है। क्योंकि याद रखिए एलर्जिक रिएक्शन किसी भी दवा से किसी को भी और कभी भी आ सकता है, उसमें दवा का कोई योगदान नहीं होता है। वो मॉलिक्यूल है, शरीर है, उसके खिलाफ जो है वो रिएक्शन करता है। इसके बाद जो है इसमें है क्या
कि देखिए एंटीबायोटिक दो तरीके का होता है मूलतः, एक बैक्टीरियोसाइडल और एक बैक्टीरियोस्टैटिक। बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक उसको कहते हैं, स्टैटिक मतलब रोक देना और साइडल मतलब मारना। मतलब एंटीबायोटिक आप जितना तरह का देखते हैं ना, इसमें दो प्रमुख है, ग्रुप है। एक बैक्टीरियोसाइडल मतलब जो बैक्टीरिया को मार देता है, और दूसरा है बैक्टीरियोस्टैटिक मतलब वो बैक्टीरिया ग्रोथ को रोक देता है। तो जो भी हल्का एंटीबायोटिक है वो सभी लोग बैक्टीरिया के केवल ग्रोथ को, उसके प्रजनन को, उसके संख्या के बढ़ने को रोक देता है। तो जब इसके संख्या के बढ़ने को इसके पहले वाले स्लाइड में आइए, तो ये जो एमॉक्सिसिलिन मतलब मॉक्सविक्सिबी 625 mg है, इसका जो एमॉक्स क्लैब है, ये बैक्टीरिया को मारने वाला बैक्टीरियासाइडल एंटीबायोटिक है, ठीक है। और ये अच्छा एक बात, एंजाइमेटिक रूट में रूट का स्पेलिंग गलत है, ये एंजाइमेटिक रूट से बनता है और इसमें केमिकल और सॉल्वेंट्स बहुत कम है। ये एंजाइमेटिक रूट्स से, जड़ से जो निकलता है केमिकल्स, ये उसमें निकलता है, इसमें सिंथेटिक केमिकल और सॉल्वेंट नहीं है मॉक्सविक्सिबी 625 mg का। यही है कि जो आप लोग जेनरिक लेते हैं ना, वो सब जेनरिक में बेस का गड़बड़ी होता है और उसके बाद 80-90% देता है। क्योंकि आप सभी लोग स्वयं समझ सकते हैं कि अगर सेम दवा को कोई कंपनी 70% 80% के डिस्काउंट में आपको बेच रही है और आपसे पैसा भी उधार में लेके जा रही है और उसका वो दवा इफेक्टिव भी बहुत है, तब तो वो सन, सिप्ला, फाइजर, एरिस्टो, रेनबैक्स सब कंपनी को बंद करा देगा ना जी। क्योंकि उसके पास अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल्स है, कोई ऐसी दवाई है, यही एमॉक्सक्लेव भी ऐसा है जो वो आपको 70% के डिस्काउंट पे, 90% के डिस्काउंट पे देने को तैयार है, दे रहा है, और साथ में पैसा भी आपसे 1-2 महीना के बाद ले रहा है, उधार में दे रहा है, और उसका दवा भी इफेक्टिव है। तब तो सब बड़ी कंपनियां बहुत पहले बंद हो जानी चाहिए। पर ये जो गोबर बेचने वाली और कचड़ा एंटीबायोटिक या कचड़ा दवाई बेचने वाली जो जेनरिक दवाइयां है ना, ये इसमें बहुत सारे खेल्स होते हैं, समझे। उसमें मॉलिक्यूल अलग होगा, बेस अलग होगा, मॉलिक्यूल उस ढंग से होगा तो उसमें बहुत सिंथेटिक केमिकल्स होंगे, सिंथेटिक सॉल्वेंट्स होंगे। ये बहुत ही मतलब उसको देने ना देने से बेहतर है, मतलब देने से बेहतर है ना देना, लेकिन लोग अपना फायदा के लिए किसी को गोबर खिलाते हैं। तो इसलिए हमेशा इथिकल दवाइयां बेचिए, क्योंकि खुद ही समझिए कि अगर जेनरिक वाले लोग इतना 60%, 70%, 80% आपको डिस्काउंट देने के बाद भी उनको प्रॉफिट बचता है और आपको क्रेडिट पे 1-2 महीना का देते हैं, और इसके बाद वो 1-2 महीना बाद भी उनको पैसा दीजिए, बेच के पैसा दीजिए। अगर इसके बाद भी अगर वो फायदा में होता और इतना स्ट्रांग होता तो पूरी दुनिया से हिंदुस्तान की सब टॉप 10 कंपनियां बंद हो जाती। दिलीप सिंह भी हिंदुस्तान का दूसरा सबसे अमीर आदमी है, सन फार्मा का मालिक, तब तो वो बेचारा अभी तक चना भूजा बेच रहा होता, तब तो वो सतेंद्र सत्तू बेच रहा होता है जी, दवा बेचना बंद कर रखा होता। लेकिन ऐसा नहीं है, वो सन फार्मा 1 नंबर पे। कुछ तो बात है उसके दवाइयों में, क्या कुछ बात होती है इथिकल दवाइयों में, इसलिए केवल अपना थोड़ा सा लाभ देखने में, और ये लाभ आपको उसमें क्षणिक दिख रहा है, क्योंकि अभी हमको जो है 17% और 80% डिस्काउंट मिल रहा है, 50% डिस्काउंट मिल रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो आपका नुकसान है, लॉन्ग टर्म में वो आपका नुकसान है, क्योंकि तो उससे आपका पेशेंट 4-5 है तो भर जिंदगी 4-5 बना रहेगा, कभी नहीं बढ़ेगा। अब आ जाइए, ये चूंकि केमिकल और सॉल्वेंट्स का नाम आया इसलिए हम जेनरिक इथिकल दवाइयों के बारे में इतना बोले, ठीक है। और इसके बाद है कि ये 100% बैक्टीरियासाइडल है। जैसे मैं आपको बताया ना, एंटीबायोटिक दो तरीके का होता है, एक जो बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोक दे और दूसरा जो ग्रोथ को रोके तो रोके, उसको खत्म भी करे, उसकी संख्या को बढ़ाए। अगर वो 4 लाख बैक्टीरिया अंदर घुसा है तो 72 घंटे के डोज में फिर वो 1 लाख बचेगा, और बाकी का फिर और 48 घंटे में काम खत्म, 5 दिन में एक को भी न रहने देगा। तो इसका मारना, इसकी मारक क्षमता 100% है, ये भारत की अग्नि मिसाइल है, और ये बहुत सारे रोगों और इन्फेक्शन में काम आता है। ये सबसे अच्छा एंटीबायोटिक और सबसे कॉमनली यूज करने वाला एंटीबायोटिक, और 50 सालों से ये अपना भरोसा बना रखा है भाई। इसका रेसिस्टेंट बहुत कम मिलता है, एमॉक्सिसिलिन क्लेबुलिनिक एसिड का रेसिस्टेंट बैक्टीरिया बहुत कम मिलता है। मतलब 25 साल से हम लोग इस हथियार से खतरनाक बैक्टीरिया मार रहे हैं और अभी तक बैक्टीरिया रेसिस्टेंट बहुत कम आया है। ये भारत का अग्नि और ब्रह्मोस से भी ज्यादा खतरनाक है। अब इसका प्रयोग आ जाइए, इसका प्रयोग तो मूलतः किसी भी आप इन्फेक्शन में कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेप्टोकोकल और स्टेफाइलोकोकल दो बैक्टीरिया जो है, ठीक है, ये 2 ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बहुत सारे इन्फेक्शन में इन्वॉल्व होता है, और ये दोनों को ये चुन चुन के खत्म करता है जी। एकदम जबरदस्त इसकी मारक क्षमता है स्ट्रेप्टोकोकल और स्टेफाइलोकोकल बैक्टीरिया के ये में।
इसके बाद जो है अब जो ये है कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में, जैसे मैं पहले क्लास में भी बताया था कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन होता है। इसीलिए आप देखे होंगे क्लेबाम इंजेक्शन भी लाती है 1.2 ग्राम में, हमारी संस्था भी लाएगी, बहुत जल्द लाएगी, ठीक है, लेकिन वो इंजेक्शन थोड़ा कॉस्टली होता है, सबको देना तो ये है। और आजकल अगर इंजेक्शन फॉर्म में जाना है तो सेफ्ट्राक्सोन और टाइजोबैक्टम का कॉम्बिनेशन बेहतर है, तो हम लोगों ने सेफ्ट्राक्सोन और टाइजोबैक्टम के कॉम्बिनेशन को सबसे पहले अपर हैंड में रखा है। और ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जैसे फेरेंजाइटिस, लारिंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, कोई भी गले का इन्फेक्शन हो उसमें आप दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नाक के इन्फेक्शन में, कान के इन्फेक्शन में, चेहरे का इन्फेक्शन हो, गले का इन्फेक्शन हो, किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो आप उनको दे सकते हैं। किसी का कान दर्द कर रहा है, किसी को दांत दर्द कर रहा है, एकदम आराम से आप इनको इसको दे सकते हैं। फिर उसके बाद जो है इसका हड्डी और क्या कहते हैं जोड़ का जो भी ये हो, अगर जोड़ फूला हुआ है, हड्डी फूला हुआ है, ठीक है, तो आप इसको जो है मतलब किसी भी तरह के इन्फेक्शन में दे सकते हैं। चमड़े के इन्फेक्शन में यूजुअली एमपी क्लॉक्स का इससे बेहतर रिजल्ट माना जाता है, आज भी कई लोग मानते हैं, लेकिन कई रिसर्च ये बताते हैं कि जितना एम्पिसिलिन क्लॉक्सासिलिन का है उतना ही रिजल्ट जो है इसका एमॉक्सिसिलिन और क्लेबुलिनिक एसिड का है। इसलिए अगर इसमें इन्फेक्शन हो, क्या कहते हैं, चमड़े का इन्फेक्शन हो, तो आप उसमें भी कर सकते हैं, उसमें भी ये आप आराम से दे सकते हैं, ठीक है। ये पेट के इन्फेक्शन में भी दिया जाता है जब आंतों का इन्फेक्शन होता है तो, और ये प्रभावी है, लेकिन अपना व्यक्तिगत चॉइस होता है लोगों का। मैं खुद पेट के इन्फेक्शन में ओफ्लोक्सासिन, नॉरफ्लोक्सासिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन के साथ और निडाजोल, मेट्रोनिडाजोल, टीनोडाजोल ग्रुप को प्रेफर करता हूं पर्सनली। इसलिए मैंने आपको कोर्स 1 में बताया था कि पेट वाले इन्फेक्शन में सेफेक्सिम और ओफ्लोक्सासिन के कॉम्बिनेशन में जाइए। सेफेक्सिम, सेफ्ट्राक्सोन, ये सब जो है ना, इस कॉम्बिनेशन मुझे अच्छा लगता है। मेट्रोनिडाजोल अच्छा लगता है, सेफ्ट्राक्सोन मुझे ज्यादा प्रभावी लगता है, लेकिन ये पेट के इन्फेक्शन में हर जगह प्रभावी है। ये किडनी और पेशाब के भी इन्फेक्शन में प्रभावी है, क्योंकि आप कई बार आप लोग अगर ध्यान देते होंगे तो जब हम लोग यूरिन का कल्चर सेंसिटिविटी कराते हैं तो एमॉक्सिसिलिन क्लेबुलिनिक एसिड में कई बार 4 स्टार आता है, 4+ आता है, इतना बढ़िया इफेक्टिव होता है ये पेशाब के भी इन्फेक्शन में। लेकिन पेशाब के इन्फेक्शन में मैं अपने सभी प्रैक्टिशनर बंधुओं को यही कहना चाहूंगा कि भाई सबसे बेहतर है कि आप यूरिन का कल्चर सेंसिटिविटी करवा करके और उसका ये करवाएं, क्या कहते हैं, दवाई देने को एंटीबायोटिक सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि वो एग्जैक्ट सेलेक्ट हो जाता है कि हमको सेफ्ट्राक्सोन से, सेफेक्सिम से, एबॉक्सक्लेब से, किससे जो है ज्यादा प्रभावी है, नॉरफ्लोक्सासिन से, प्रोफ्लोक्सासिन या सेफ्ट्राक्सोन इंजेक्टेबल या ये। उसके बाद जेंटामाइसिन का इस्तेमाल थोड़ा कम करें, क्योंकि अभी मुझे ध्यान में आ गया तो जेंटा का बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट है। अच्छा, ब्रेन इन्फेक्शन में आज भी ये बहुत काम आता है, स्पेशली एक बीमारी का नाम आप लोग भी सुनते होंगे, मेनिंजाइटिस, किसको मेनिंजाइटिस हो गया है, तो मेनिंजाइटिस में ना ये बहुत अच्छा काम करता है ब्रेन इन्फेक्शन से, मॉक्सविक से भी 625 है। और ये अच्छा काम कब करता है, एक बात का जरा ध्यान रखेंगे, जब आप 70% डिस्काउंट वाला कचड़ा ना बेच रहे हैं तब, अगर गोबर नहीं बेच रहे हैं तब, अगर आप ब्रांडेड इथिकल मेडिसिन बेच रहे हैं तब, आप जेनरिक का ये नहीं है। ना जब पता चला कि सर आप तो इसको इतना बढ़िया बताए, हम तो एमॉक्सिसिलिन क्लेबुलिनिक एसिड देते हैं, इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि यहाँ लोगों के 100 रुपए के फायदे किसी के जान से ज्यादा महत्वपूर्ण है। और हम लोग देखते हैं ये जनरल प्रैक्टिशनर को कि वो ये काम करते हैं। अभी तो मैं आपको जो संस्था का दवा है 4-4, 6-6 दवा करके ऐसे दवा वाइज पढ़ाऊंगा, फिर इसके बाद हम लोग सिस्टम वाइज आएंगे, फिर इसके बाद बीमारी वाइज आएंगे, फिर इसके बाद केस वाइज आएंगे। जैसे उस केस स्टडी में क्या हुआ कि आपके पास एक मरीज आया, वो बुखार है, बहुत सांस फूल रहा है, तो आपको कौन सा जांच लिखना है, क्या करना है, उसको कैसे अप्रोच करना है, ठीक है। तो ये जो है, तो ये हो गया। अब इसके बाद अगर किसी को देखिए दांत के दर्द में, मसूड़ों के दर्द में, मुंह वाले में आज भी डेंटिस्ट का नंबर 1 चॉइस है।
मॉक्सविक सीबी 625 mg। ठीक है, तो इसके बाद जो है, अब आइए खुराक में। देखिए इसका डोज जो है बीडी है, लेकिन अभी न्यू ट्रेंड में मैं देख रहा हूं कि इसको टीडीएस खूब चलाया जा रहा है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में पल्मोलॉजिस्ट जैसे प्रियंका मैडम पल्मोलॉजिस्ट हैं, तो इन लोगों को मैं देखता हूं कि ये लोग इसको 3 टाइम भी चलाते हैं, क्योंकि क्योंकि 3 टाइम भी जो है इसको चलवाते हैं। अब इसलिए जो ये वयस्क पेशेंट है, जो युवा है, एडल्ट पेशेंट के लिए तो आप बीडी दीजिए। बीडी 5 to 7 बीडी जो है एडल्ट पेशेंट को 5 to 10 डेज, सॉरी, एडल्ट पेशेंट को 5 से 7 दिन का डोज देना है बीडी, और क्या कहते हैं टीडीएस, केवल सीवियर कंडीशन में ही टीडीएस देना है। बच्चों में 25 mg प्लस 5 mg से लेके 65 mg प्लस 15 mg प्रति किलो वजन प्रतिदिन देना है। और हमेशा याद रखिए एमॉक्स क्लैब, अगर मॉक्सिविक्सी भी देते हैं तो इसका या तो 8th आवरली देना है या 12th आवरली। 8th आवरली में हमारा ब्लड प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन इस ड्रग्स का ज्यादा आता है, इसलिए, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में इसको 12th आवरली देना। तो ये जो बच्चों की डोज 25 mg प्लस 5 mg प्रति किलो वजन प्रतिदिन है, ये ध्यान रखिएगा। तो अब आ जाइए इसका कि आखिर ये मॉक्स क्लैब का मॉक्सविक सीबी 625 mg, मॉक्सविक सीबी का क्या क्या आपको साइड इफेक्ट है। तो गैस प्रॉब्लम, गैस में आता है मितली आता है, पेट किसी का दब जाता है, किसी का पेट दर्द होने लगता है। ये जो है लगभग दुनिया के हर एंटीबायोटिक के साथ है, या हर चीज के साथ है। गैस बनने वालों को तो खाने के साथ भी गैस बनता है, वो पानी पिएंगे, वो हवा पिएंगे तभी गैस बनेगा, उनका पेट फुला रहता है। तो लेकिन एंटीबायोटिक जरूर ये काम करता है। तो इसके साथ हमेशा गैस की दवा टेलीपेन डीएसआर देना है। अगर इसको बीडी दे रहे हैं और पेशेंट से पूछिए कि भाई आपको गैस बनता है या गैस का प्रॉब्लम है। आजकल हर आदमी को है और कोई आदमी इससे बच नहीं सकता है, एक दिन ये नॉर्मल कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि जितना भी खाना है सब में जितना यूरिया और सल्फर डाला हुआ है, जितना खाद डाला हुआ है ना, केमिकल, उससे कुछ नहीं हो सकता। और हर लोग ये क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक तो धोनी की तरह खा नहीं सकता। महेंद्र सिंह धोनी अपना खेत में ऑर्गेनिक खेती करते हैं, वही खाते हैं बिना केमिकल फ्री खाना। तो हम लोग का तो हर चीज में केमिकल है, इतना जो सोच नहीं सकते। तो इसलिए गैस प्रॉब्लम होगा। अगर किसी को गैस बनता है तो टेलीपैन डीएसआर दोनों टाइम दीजिए, ठीक है। और इसका एक रिएक्शन एनाफाइलैक्टिक प्रतिक्रिया बोलते हैं, जो एलर्जिक रिएक्शन होता है, किसी को किसी दवा से एलर्जी होना। इसीलिए मैं बोला पेनिसिलिन ग्रुप का है, मरीज से पूछना चाहिए कि आपको किसी दवा से एलर्जी है क्या। एक स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम होता है, पूरे शरीर में दाना होता है, बुखार होता है, और उसमें बहुत तरह की दिक्कतें होती है, ये भी इनसे हो जाता है। एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, ये सब इनके साइड इफेक्ट्स हैं। तो इसीलिए जब भी इनको जो है ना, आप ये करते हैं, क्या कहते हैं, अगर देते हैं तो इसके साथ गैस की दवा जरूर से जरूर दें। इसमें ऐंठन, मितली होना, पेट में दर्द होना। अच्छा, कई लोगों को ये खा लेने के बाद शरीर में लाल लाल दाना, लाल लाल चकत्ता होता है। कई लोगों के पेट में बहुत गर्मी बनती है तो मुंह के छाले आने लगते हैं, आज समझे। और कई कई बार वेजाइनल इन्फ्लेमेशन भी होता है, योनि में सूजन आना। ये सारी चीजें हैं जो डॉक्यूमेंटेड हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि हर मरीज में ये आता है, ये लाखों में एक में आएगा।